करेंगे अर्बन कम्युनिटी एंड स्पेशल डायमेंशंस में रॉबर्ट ई पार्क, बर्गस और मैकेंजी के दृष्टिकोणों पर बातचीत करेंगे। जब बात आती है अर्बन कम्युनिटी की तो हम एक ऐसे समाज की बात करते हैं जिसमें जनसंख्या की अधिकता होती है, जिसमें विचारों का आदान प्रदान बहुत कम दिखाई पड़ता है, लेकिन वहाँ पर जटिल समाज व्यवस्था रहती है। अगर विचारों का आदान प्रदान नहीं होता है तो उसमें मतलब दिखाई पड़ता है। एक ऐसा माहौल रहता है जिसमें विभिन्नताएं ही विभिन्नताएं दिखाई पड़ती हैं। इसी संदर्भ में हम विभिन्न समाजशास्त्रों में सबसे पहले बात करते हैं बर्गस की। जब बर्गस की बात करते हैं तो शहरी समुदाय में, शहरी समाज में हमको विशेष रूप से ये दिखाई पड़ता है कि शहरी जनसंख्या की विशेषताएं गांव से अलग होती है। गांव का दृष्टिकोण एक अलग तरह का रहता है और शहर का अलग तरीके का रहता है, अर्थात जनसंख्या की अधिकता शहरों में ज़्यादा दिखाई पड़ती है। शहरी जनसंख्या आंतरिक रूप से अलग थलग सी दिखाई पड़ती है, उसका अंदर दृष्टिकोण एक अलग थलग रहता है, भले ही वो निकट कितनी भी रहे, लेकिन वो आंतरिक रूप से एक दूसरे से अलग दिखाई पड़ती है। जबकि हम गांव में देखते हैं ऐसा नहीं है। शहरी जनसंख्या में आगे बढ़ने का विचार प्रत्येक व्यक्ति के दिमाग में रहता है कि हमको दूसरे व्यक्ति से आगे निकलना है। ये चीज़ प्रत्येक व्यक्ति में पाई जाती है। फैलाव का जो दृष्टिकोण होता है वो नगरीय समुदाय में बढ़ता जाता है, मतलब वो अपने आवाज़ को का फैलाव चाहते हैं। जो आसपास के साथ में अर्बन कम्युनिटी में ये भी रहता है, फैलाव इस संदर्भ में भी रहता है कि वो आसपास के जो कस्बे हैं उनको भी धीरे धीरे अपने में समाता जाता है, अपने में जोड़ता जाता है। अर्थात शहर का जो आकार है वो आकार बढ़ता चला जाता है। जबकि हम गांव देखते हैं, गांव आज से 10 साल पहले जैसे थे, 20 साल पहले जैसे थे, गांव का रूप वैसा ही वैसा रहता है। जबकि शहर को आज अगर हम देखते हैं 10 साल पहले जैसा शहर था, आज उससे काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है। तो ये फैलाव का दृष्टिकोण है, ये फैलाव का दृष्टिकोण शहरों में ज़्यादा दिखाई पड़ता है। इसमें एक संकेंद्रण आकार भी देखा जा सकता है। संकेंद्रण इस रूप में देखा जा सकता है, यानी एक पर्टिकुलर स्थान पर ज़्यादा लोग केंद्रित हो जाते हैं। यही कारण है कि उस एरिया की वैल्यू उसका मूल्य बढ़ता जाता है। विशेष रूप से अगर हम बात करें, केंद्र में एक व्यापारिक क्षेत्र होता है जिसमें एक तो नगर का सारा व्यापार, जो मुख्य व्यापार है वो होता है, साथ में प्रशासन का कार्य होता है। सभी मुख्य गतिविधियां केंद्र में रहती हैं, अर्थात जो जिले का या जो शहर का हेड होगा, चाहे वो डीएम हो या कोई प्रशासक हो, वो केंद्र में रहता है और सारे जो जितने मेन ऑफिस हैं वो केंद्र में रहेंगे। इसके बाद जो दूसरा घेरा होगा शहर का, वो संक्रमणकालीन क्षेत्र रहेगा जिसमें निवासी अक्सर बदलते रहते हैं, जिनका केंद्र के अंदर संपर्क रहता है, केंद्र के अंदर जॉब रहती है, केंद्र के अंदर व्यापार रहता है। वो उस व्यापार से जुड़े रहते हैं, वो उस दूसरे घेरे के चारों तरफ रहते हैं जिसमें व्यापारी काम करता है। वो एक तरह से आते जाते रहते हैं। यानी जो संक्रमणकालीन घेरा है, यानी दूसरा घेरा है, वो व्यक्ति वहाँ पर कोई स्थायी रूप से नहीं रहता है। और स्थायी रूप से खासकर काम करने वाले इसलिए भी नहीं रह सकते, वो भी घेरा बहुत महंगा होता है। वो वहाँ पर जाता हमारे जितने होटल्स हैं ये सब दिखाई पड़ते हैं, लोग आते हैं, काम करते हैं और चले जाते हैं। कुछ छोटे व्यापारी की दुकानें रहती हैं, वो चीज़ हमको दिखाई पड़ता है। तीसरा घेरा मजदूर वर्ग का रहने का निवास स्थान कहा जा सकता है, जिसमें व्यापारिक केंद्र में या संक्रमणकालीन क्षेत्र में जो लोग रहते हैं उनकी सेवा करने के लिए, उनका यानी हमारे जो श्रमिक हैं वो इस घेरे में रहते हैं। तीसरे घेरे में इसमें मजदूर वर्ग विशेष रूप से रहता है, जो एक तरह से हम कह सकते हैं हमारा जो स्लम एरियाज़ है, वो जो स्लम एरिया है वो उसको हम इस रूप में देख सकते हैं, क्योंकि वो बहुत अधिक दूर नहीं रह सकते, उनके पास इतने पैसे नहीं कि दूर से रोज़ आना जाना कर सके, इसलिए वो इस एरिया में रहते हैं, बड़ी तंगहाली स्थिति में रहते हैं। और इस तरह के घेरे में ये चीज़ देखी जाती है। एक तरह से उनके पास सारे रहते हैं कि उनको निश्चित समय पे पहुंचना होता है अपने ऑफिसेज में, इसलिए वो
इस घेरे में रहते हैं। एक चौथा घेरा होता है जो एक तरह से मध्यम वर्ग का क्षेत्र रहता है। मध्यम वर्ग इस स्थान पर अपना निवास बना के रहता है और वो केंद्र में, व्यापारिक क्षेत्र में, प्रशासनिक क्षेत्र में या संक्रमणकाली क्षेत्र में रोज जाता है, आता है और अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करता है। लेकिन रहने का काम वो चौथे घेरे में करता है, जिसमें एक तरह से उसके पास थोड़ा श्रमिक वर्ग से अधिक पैसा रहता है और वो उस घेरे में रहकर अपनी आवश्यकताओं की, अपने परिवार की आवश्यकताओं की पूर्ति करने का प्रयास करता है। अर्थात ये थोड़ा सा मजदूर वर्ग से एडवांस एरिया दिखाई पड़ता है। ये एक तरह से मेन से कुछ किलोमीटर तक होता है जिसमें वो आ जा सकता है। और जो पांचवा घेरा है, जो मेन लास्ट घेरा है, ये मेन शहर से यानी व्यापारिक केंद्र से, यानी केंद्र से थोड़ा किलोमीटर, कई किलोमीटर दूर होता है। 10 किलोमीटर, 20 किलोमीटर, 30 किलोमीटर या 50 किलोमीटर तक हो सकता है। खासकर ये उन लोगों का एरिया होता है जो लोग अधिक पैसे वाले होते हैं, जिनके पास कुछ पैसे होते हैं। साथ में वो इस एरिया में ज़मीनें खरीदे कर फार्म हाउस बनाते हैं, रिजॉर्ट्स बनाते हैं और एक ऐसा आवास बनाते हैं जहाँ पर वो शहरी कोलाहल से दूर हट सके, शहरी कोलाहल से दूर हो सके और चैन से निवास कर सके। तो ये बड़ी जो हर क्लास सोसाइटी वो इस तरह से अपने निवास स्थान बनाती है। ये चूँकि इतनी दूर आना जाना एक साधारण व्यक्ति के लिए तो बहुत मुश्किल है। इसमें बड़े बड़े व्यापारी और बड़े पैसे वाले लोग इस स्थान पर अपना निवास स्थान बनाते हैं। ये चीज़ बरगस साहब ने बताने का प्रयास किया। संक्रमणकाली क्षेत्र में हल्की चीज़ों का उत्पादन, जो संक्रमणकाली क्षेत्र था यानी दूसरा घेरा था, उसमें छोटे छोटे व्यापारी अपना काम करते हैं, छोटे छोटा व्यापार केंद्र होते हैं, छोटा बाजार होता है जिसमें कि मजदूर वर्ग के परिवार के लोग या फिर मध्यम वर्ग के परिवार के लोग, यानी तृतीय घेरे के और चतुर्थ घेरे के लोग वहाँ पर आके अपना सामान वामान खरीदते हैं। तो एक तरह से ये संक्रमणकाली यानी दूसरे घेरे में ये चीज़ दिखाई पड़ती है। समुदाय में एक तरह से गतिशीलता दिखाई पड़ती है। गतिशीलता निश्चित भी हो सकती है, अर्थात उसमें बदलाव बहुत कम होता है। मतलब उस रूप में बदलाव नहीं होता है जिस रूप में अन्य स्थानों पर होता है। गतिशीलता एक तरह से वृद्धि की प्रेरक का काम करता है। गतिशीलता कभी कभी गतिशीलता से तनाव व कन्फ्यूजन सा पैदा होता है। गतिशीलता उस रूप में होती है लेकिन उसमें एक कन्फ्यूजन सा रहता है। आदमी आगे बढ़ने की सोचता है लेकिन उसका रहता है आगे बढ़े या ना बढ़े। ये तनाव या कन्फ्यूजन का चीज़ दिखाई पड़ती है। गतिशीलता को लोगों का साथ जितना अधिक संपर्क होता है जिस व्यक्ति का, वो उतनी तेज़ी से आगे बढ़ने का प्रयास करता है। और जो व्यक्ति किसी से संपर्क नहीं करता उसमें गतिशीलता कम दिखाई पड़ती है। गतिशीलता के दृष्टिकोण में आगे बढ़ने के दृष्टिकोण में कई बार इस रूप में देखा जाता है कि व्यक्ति अच्छे अच्छे लोगों से, या वर्तमान समय में हम कह सकते हैं एक तरह से इंटरनेट के माध्यम से कुछ चीज़ दिखाई देता है। शहरी समुदायों में लक्ष्य के रूप में नगरीय फैलाव, संकेंद्रण और उत्तराधिकार के रूप में दिखाई पड़ता है। शहरी समुदायों में फैलाव के समय ये भी है, अनेक तरह की समस्याएं भी पैदा होती हैं जब संगठनों में विघटन पैदा हो जाता है। यानी कई बार ऐसा दिखाई पड़ता है, जैसे शहर बढ़ता है तो उससे शहर बढ़ने के साथ साथ तनाव भी उतनी तेज़ी से बढ़ता है। अब अगर हम बात करते हैं रॉबर्टी पार्क की, पार्क का जो दृष्टिकोण है, पार्क ये कहना चाहते हैं कि शहरी समुदाय में जीवन का एक जटिल जाल दिखाई पड़ता है। मतलब एक तरह से वहाँ पर कॉम्प्लेक्सिटीज़ दिखाई पड़ती हैं, जटिलताएं दिखाई पड़ती हैं जो कि ग्रामीण क्षेत्र में नहीं होती हैं। लोग अपने अस्तित्व के लिए लगातार बहुत अधिक संघर्ष करना पड़ता है, जबकि अगर हम यहाँ पर देखते हैं कि हमारे ये हालांकि हम गांव में भी जीवन के लिए संघर्ष होता है, लेकिन जितना अधिक संघर्ष शहरी समुदाय में दिखाई पड़ता है इतना ग्रामीण समुदाय में नहीं होता है। जनसंख्या का एक निश्चित रूप रहता है, वह अपनी ज़मीन से जुड़े नहीं रहते। मतलब एक तरह से जैसे गांव में जिसका घर है वो हमेशा उसी घर में निवास करता है, लेकिन जबकि शहरों में ऐसा होता है कि वो अक्सर घर बदलता रहता है, घर को नए रूप में परिवर्तित करता है, घर को बड़ा बनाता रहता है। मतलब वो चीज़ गांव में नहीं दिखाई पड़ती, जबकि शहरों में अक्सर दिखाई पड़ती है। पारस्परिक रूप से एक दूसरे पर निर्भरता होती है। समुदाय में लोग एक निश्चित ढंग से कार्य करते हैं। यहाँ पर नंबर बहुत इम्पोर्टेंट हो जाता है शहरी समुदाय में, और
नंबरों के हिसाब से सबको नियंत्रित किया जाता है। मकान नंबर होता है, फ़ोन नंबर होता है, या वर्तमान में आधार नंबर होता है। इस तरह से बहुत नंबर इम्पॉर्टेंट दिखाई पड़ता है शहरी समुदाय में। जनसंख्या के दबाव में यही कारण है कि हम देखते हैं जो पुराने शहर भी हुए, नए शहर भी हुए, सेक्टर्स में डिवाइड है, सेक्टर इतने, सेक्टर उतने, उस रूप में दिखाई पड़ता है शहरी समुदाय। जनसंख्या का दबाव बहुत अधिक होता है। इसके दबाव के कारण हर व्यक्ति को सेटिस्फाइड करना बहुत मुश्किल होता है, और सेटिस्फाइड करने के कारण वहाँ पर प्रतिस्पर्धा का दृष्टिकोण दिखाई पड़ता है। मतलब हर चीज़ में कंपटीशन बहुत ज़्यादा होता है, और इस कंपटीशन के दृष्टिकोण में तरह तरह के फंक्शंस होते हैं। उन फंक्शंस में कोई चीज़ का बंटवारा करना, तो उसमें प्रतिस्पर्धा, कोई नौकरी देना, उसमें प्रतिस्पर्धा दिखाई पड़ती है। श्रम विभाजन, इसके साथ ही साथ श्रम विभाजन का दृष्टिकोण भी अर्बन समुदाय में दिखाई पड़ता है। एक तरह से नए तरह का जो फंक्शंस हैं, नए तरह के वर्क्स हैं, उनको महत्व अधिक दिया जाता है। मतलब क्रिएटिविटी को महत्व दिया जाता है। मानव परिस्थिति में कई रास्ते दिखाई पड़ते हैं। जैसे मानव भौतिक पर्यावरण पर सीधे निर्भर नहीं रहता, जबकि गांव के व्यक्ति भौतिक पर्यावरण पे ज़्यादा निर्भर रहते हैं। चीज़ें श्रम विभाजन के आधार पर बढ़ाई जाती है, जिससे कि बदलाव होता रहता है। नए तरीके के आविष्कार, जो नए नए तरह के आविष्कार होते हैं, प्रौद्योगिकी, टेक्नोलॉजीज़ होती है आदि पर भौतिक पर्यावरण अधिक निर्भर होता है। मतलब एक तरह से नई नई चीज़ों के खोज से, उनका प्रयोग, तकनीकी के प्रयोग से लोग आगे बढ़ने का प्रयास करते हैं, यानी एक तरह से उसका प्रयोग करते हैं। परंपराओं और प्रथाओं में अलग तरह का दृष्टिकोण दिखाई पड़ता है। परंपराओं प्रथाओं में अलग अलग तरह का दृष्टिकोण दिखाई पड़ता है। मानव समाज में जैविकी और सांस्कृतिक दो तरह से चलता है। इसके साथ साथ प्रतिस्पर्धाएँ जो होती हैं, उससे समाज आगे चलता है। सांस्कृतिक रूप में, सांस्कृतिक समाज में संचार चेतना पर निर्भर रहता है। इसमें कुछ फैक्टर्स भी काम करते हैं समाज में, समुदाय में, जिसमें हम देखते हैं किसी भी समुदाय की बात करते हैं, उसमें जनसंख्या इम्पोर्टेंट है। जनसंख्या के आधार पर, प्रौद्योगिकी, संस्कृति के आधार पर, परंपरा और विश्वास के आधार पर, प्राकृतिक संसाधनों के आधार पर, ये चार कारक भी दिखाई देते हैं। इस पर पार्क का जो दृष्टिकोण था काफ़ी हद तक एक बरगद से थोड़ा सा डिफरेंट लिए हुए था, लेकिन उनका ये कहना था कि जटिलताएं और जीवन के लिए संघर्ष का जो दृष्टिकोण होता है वो बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। जब हम मैकेंजी की बात करते हैं तो मैकेंजी का दृष्टिकोण काफ़ी हद तक पार्क के दृष्टिकोण से मिलता जुलता है। थोड़ी चीज़ें अलग प्रस्तुत की उन्होंने बताया कि पारिस्थितिकी में जो वितरण देखा गया है, वितरण का जो दृष्टिकोण देखा गया है, वे स्थानिक वितरण के आधार पर मानव की गतिविधियाँ होती हैं, यानी लोकल इम्पॉर्टेंट हो जाता है। लोकल के आधार पर जो दृष्टिकोण है वो ज़्यादा दिखाई पड़ता है। पारिस्थितिकी जो इकाइयाँ हैं, वो इकाई के रूप में मकानों का जो स्थान है, दुकानों का स्थान है, उद्योगों का स्थान है, अलग अलग दिखाई पड़ता है। मतलब कहने का मतलब गांव में तमाम चीज़ें आपस में मिली रहती हैं, लेकिन जब हम शहरी समुदाय की बात करते हैं तो उसमें एक पर्टिकुलर स्थान पर लोगों के रहने के मकान होंगे, जैसे इसको हम वर्तमान समय में कह सकते हैं कॉलोनीज़ बनी रहती है, इसमें सब लोग रहते हैं। वहाँ पर केवल निवास स्थान होते हैं, उसमें कैटेगरीज वाइज मकान में होते हैं, छोटे मकान, बड़े मकान, उससे बड़े मकान। तो सारा जो मकानों का निर्माण किया जाता है वो एक पर्टिकुलर स्थान पर किया जाता है। दूसरी तरफ अगर हम दुकानों की बात करें, व्यापार की बात, तो एक निश्चित स्थान पर किया जाता है। इसी तरह से उद्योगों का जो स्थान है या इंडस्ट्रीज़ का स्थान है वो एक निश्चित स्थान पर होता है। ये सब चीज़ें अलग अलग रूपों में दिखाई पड़ती हैं। इसके साथ साथ कॉन्स्टिलेशंस, जो पारिस्थितिकी कॉन्स्टिलेशंस दिखाई पड़ती हैं इसमें, अर्थात शहरी समुदाय में एक दूसरे पर निर्भरता की इकाई भी दिखाई पड़ती है, लेकिन जो निर्भरता है एक दूसरे पर, उसमें मतलब का दृष्टिकोण है। एक कॉमन, इसके साथ साथ एक कॉमन केंद्र भी होता है जहाँ पर सब तरह की चीज़ें मिल सकती हैं। इस तरह के कॉमन सेंटर्स भी शहरी समुदाय में दिखाई पड़ते हैं, जहाँ पर तमाम चीज़ों की आवश्यकताओं की पूर्ति हो सकती है। जहाँ पर एक तरह की, इसके साथ साथ कुछ ऐसे स्थान भी होते हैं जो जहाँ पर सब तरह की एक्टिविटीज़, गतिविधियाँ हो सकती हैं। इस तरह के केंद्र भी दिखाई पड़ते हैं। इसके साथ साथ जो मोबिलिटी का दृष्टिकोण है, गतिशीलता का दृष्टिकोण है, ये शहरी समुदाय में
एक तरह से बदलाव की दर दिखाई पड़ती, ये निश्चित होती है। गतिशीलता एक डेफिनेट डायरेक्शंस में होती है, उसमें निश्चितता दिखाई पड़ती है। ये शहरी क्षेत्र में प्रौद्योगिकी और सांस्कृतिक बदलाव की दर से मापी जा सकती है, जहाँ पर हम कह सकते हैं टेक्नोलॉजी और कल्चरल चेंज की दर जितनी ज़्यादा होगी उसके आधार पर हम देख सकते हैं गतिशीलता को। एक तरह से जो निवास स्थान का जो परिवर्तन है, रोज़गार का जो परिवर्तन है, या फिर सेवाओं की या कार्य सुविधाओं में बदलाव के रूप में देखा जा सकता है। मतलब हम ये देख सकते हैं कि कई पर्टिकुलर स्थान पर लगातार लोग मकान चेंज करते रहते हैं, या एम्प्लॉयमेंट में हम देखते हैं कुछ अर्बन सोसाइटी में लोग अपनी जॉब्स चेंज करते रहते हैं। इसके साथ साथ सर्विस सेक्टर्स में भी इस तरह से अक्सर चेंज दिखाई पड़ता है। इसके रूप में हम उनकी गतिशीलता को देख सकते हैं। इसके साथ साथ गतिशीलता में लचीलेपन के रूप में भी देखा जा सकता है। मतलब जहाँ पर मोबिलिटी है वहाँ फ्लूडिटी भी दिखाई पड़ती है, जबकि हमारे ग्रामीण क्षेत्र में वो चीज़ नहीं रहती है। शहरी क्षेत्र में गतिशीलता का जो दृष्टिकोण है वो तो निश्चित है, लेकिन साथ में फ्लूडिटी भी है, यानी लचीलापन है। ये बदलाव एक तरह से परिस्थिति में परिवर्तन के बिना देखा जा सकता है। मतलब बिना एक तरह से परिस्थिति में परिवर्तन हुए भी यह चीज़ देखी जा सकती है। लचीलापन, ये तरलता, उसको हम तरलता भी कह सकते हैं। ये तरलता या लचीलापन यातायात है, संचार है, इनके बढ़ने के साथ बढ़ता है। हम ये देखते हैं कि शहरों में जैसे जैसे यातायात की सुविधाएं बढ़ती हैं, जैसे जैसे यातायात आगे बढ़ता है, नई नई सुविधाएँ जैसे मेट्रोज़ आए या फिर और बसेस चली, टेम्पो चली, टैक्सी चली, तो इससे एक फ्लूडिटी और ज़्यादा इंक्रीज होती है। इसके साथ साथ संचार की सुविधाएं जैसे 2G, 3G, 4G और तमाम तरह की सुविधाएं हैं, टीवी, रेडियो, तमाम तरह की चीज़ दिखाई पड़ती है, तो उससे फ्लूडिटी और ज़्यादा बढ़ती है। इसके साथ साथ जो स्लम का एरिया है, उसको स्लम के एरिया को हम देखते हैं, वहाँ गतिशीलता तो है लेकिन फ्लूडिटी नहीं है, क्योंकि यहाँ यातायात की सुविधाएँ नहीं है, वहाँ तरलता का दृष्टिकोण उस रूप में नहीं दिखाई पड़ता है। मतलब एक तरह से स्लम एरिया एक तरह से देखा है तो शहरी समुदाय के आसपास दिखाई पड़ती है, लेकिन वहाँ पर गतिशीलता का दृष्टिकोण उस रूप में तो दिखाई पड़ता है, लेकिन वहाँ पर लचीलापन उसमें नहीं है, क्योंकि वहाँ पर सुविधाएँ नहीं हैं, वहाँ पर संचार की सुविधाएँ नहीं हैं, वहाँ यातायात की सुविधाएँ नहीं, इसलिए वो चीज़ वहाँ पर नहीं दिखाई। और ये जो तरलता का दृष्टिकोण है, ये फ्लूडिटी का जो दृष्टिकोण है, ये यातायात के साथ और संचार के साथ तेज़ी से आगे बढ़ता है। अगर हम इकोलॉजिकल डिस्टेंसेस की बात करते हैं, परिस्थिति की दूरी की बात करते हैं, तो तरलता के आधार पर इसको नापा जा सकता है, जिसमें समय बहुत इम्पॉर्टेंट है। समय यानी शहरी समुदाय में हमको समय का जो दृष्टिकोण है वो ज़्यादा दिखाई पड़ता है। गलत ढंग से शहरों का फैलाव, हम कई बार ये देखते हैं कि गलत ढंग से शहरों का फैलाव होता, बाद में वो चेंजेस आते हैं, लेकिन एक बार को फैलाव, जैसे मैंने कहा, वो कस्बों को अपने अंदर आगोश में लेता रहता है। और जो बढ़ता यातायात है उससे परिस्थिति दूरियां कम हो जाती हैं, यानी बहुत अधिक दूर पर रहने पर भी वो कम लगने लगती है। जैसे मेट्रोज़ के चलने के बाद खासकर भारत की राजधानी दिल्ली में भी दूरियां नज़दीकियों में बदली, ये चीज़ देखने में आई। इस तरह से हम कह सकते हैं मैकेंजी का जो दृष्टिकोण है वो अपने आप में काफ़ी कुछ हर चीज़ में क्लियर दृष्टिकोण प्रस्तुत करने का प्रयास किया है। जो इकोलॉजिकल फैक्टर्स हैं, परिस्थिति के कारक हैं, उसमें स्थानिक संबंधों का महत्व बहुत होता है। मतलब जो भौगोलिक हैं, आर्थिक हैं, सांस्कृतिक हैं, प्रौद्योगिकी हैं, राजनीतिक हैं, व सेवा के कारक निर्भर रहता है, यानी ये सब स्थानिक आधार पर दिखाई पड़ते हैं। पारिस्थितिकी कारक सकारात्मक भी हो सकते हैं और नकारात्मक भी हो सकते हैं, दोनों रूप में पारिस्थितिक कारक हो सकते हैं, जिनसे हमको ये चेंजेस दिखाई पड़ते हैं। हम कह सकते हैं भौगोलिक स्थितियों में, यानी वहाँ के जो स्ट्रक्चर में जो चेंज होता है वो लोगों को लुभा भी सकता है और नहीं भी लुभा सकता है, उससे वहाँ के लोग का फ़ायदा भी हो सकता है, नहीं भी हो सकता है। इस तरह से आर्थिक आधार पर भी चेंज दिखाई पड़ता है, लोग आगे बढ़ते रहते हैं, लेकिन वो फेवर में भी हो सकता है, नहीं भी हो सकता है। इस तरह जो कल्चरल दृष्टिकोण है या टेक्नोलॉजिकल है, पॉलिटिकल्स है, वो सब फैक्टर्स हैं, लेकिन वो पॉजिटिव भी हो सकते हैं, निगेटिव भी हो सकते हैं। इसके साथ साथ अगर हम बात करते हैं पारिस्थितिकी की प्रक्रिया की बात करते हैं, प्रोसेस की बात करते हैं, तो सर एक जो बात करी थी मैंने शुरुआत में, जो बरगस साहब ने, संकेंद्रण इम्पॉर्टेंट है।
यानी मेन व्यक्ति है केंद्र की तरफ जाना चाहता है, हालांकि केंद्र बहुत कॉस्टली है, लेकिन उसकी आवश्यकताओं की पूर्ति केंद्र से होती है, क्योंकि वहाँ से प्रशासन होता है, व्यापार होता है, और यही कारण है कि किसी भी शहर का जो सेंटर है वो अधिक महंगा होता है, वहाँ पर लोग ज़्यादा होते हैं, वहाँ पर ज़्यादा एक्टिविटीज़ होती हैं। उसके बाद मैंने जिक्र किया था संक्रमणकाली दृष्टिकोण जो बरगस साहब ने कहा था, यानी ज़्यादातर केंद्र की तरफ झुकाव प्रत्येक समाज के लोग का रहता है, तो एक तरह से संकेंद्रण का प्रोसेस रहता है। बाहर से शहर का फैलाव जरूर होता है, लेकिन संकेंद्रण इम्पॉर्टेंट दिखाई पड़ता है। इसके साथ साथ विकेंद्रीकरण का दृष्टिकोण रहता है, यानी विकेंद्रीकरण की प्रोसेस अपनाई जाती है शहरी समुदाय में, लेकिन इसके साथ साथ अलगाव का दृष्टिकोण भी रहता है। लोग एक दूसरे से अलग थलग पड़े रहते हैं, उनमें आपस में आंतरिक रूप से जुड़ाव नहीं होता, बल्कि आंतरिक रूप से अलगाव का दृष्टिकोण दिखाया जाता है। भीड़ रहती है, मतलब देखा जाए जो दृष्टिकोण दिखाई पड़ता है डिक्लाइन ऑफ द वेस्ट पुस्तक में भी बताया गया है। इरिक फ्रॉम ने सारी सोसाइटी में भी ये दृष्टिकोण बताया है कि जहाँ पर व्यक्ति भीड़ में चल रहा है, उसके चारों तरफ भीड़ है, लेकिन फिर वो भीड़ में भी अपने आप को एक अकेला महसूस करता है। उसके अंदर ऐसा दृष्टिकोण रहता है कि मेरा कोई नहीं है। पिक्चर हॉल में जैसे देखते हैं कि बहुत सारे लोग जब पिक्चर ख़त्म होती है तब निकलते हैं, लेकिन हर व्यक्ति ये जानता है कि मैं तो अकेला हूँ। इस तरह शहरों में भीड़ बहुत अधिक होती है, जनसंख्या बहुत अधिक होती है, लेकिन उसमें आंतरिकता रूप से जुड़ाव नहीं होता। जबकि ग्रामीण क्षेत्रों में जनसंख्या कम होती है, लेकिन लोग एक दूसरे के साथ आंतरिक रूप से जुड़े रहते हैं, उसमें जुड़ाव का दृष्टिकोण रहता है, उसमें ऐसा दृष्टिकोण रहता है कि वो व्यक्ति दूसरे के दुख दर्द में शामिल होता है, जबकि हम शहरी समाज में ऐसा नहीं देखता है। इसके साथ साथ आक्रमणकारी का दृष्टिकोण भी दिखाई पड़ता है, यानी शहरी समाज में व्यक्ति हर बात पे उत्तेजित टाइप का होने की दृष्टिकोण रहता है, आक्रामक टाइप का उसका व्यवहार दिखाई पड़ता है। एक होड़ सी मची रहती है, चाहे वो व्यापार की दृष्टिकोण हो या अन्य किसी दृष्टिकोणों में, ये चीज़ दिखाई पड़ता है। इसके साथ साथ उत्तराधिकार का जो दृष्टिकोण है वो भी इकोलॉजिकल प्रोसेस में दिखाई पड़ता है। इसके साथ साथ अगर हम बात करते हैं क्षेत्रीय संकेंद्रण, जिसमें शहरी क्षेत्र में किसी क्षेत्र के लोग ज़्यादा से ज़्यादा एक तरह से सेटल होते हैं, जैसा कि दृष्टिकोण शुरुआत में कहा, इन संकेंद्रण का जो दृष्टिकोण बताया था वो जिसमें जनसंख्या घनत्व धीरे धीरे बढ़ता है। इसके साथ साथ बात करते हैं क्षेत्रीय विशेषीकरण की बात करते हैं। क्षेत्रीय विशेषीकरण हमको ये शहरी समुदाय में विशेष रूप से दिखाई पड़ता है। एक दूसरे पर अंतर्निर्भरता एक खास विशेषीकरण के आधार पर होती है, मतलब लोग एक दूसरे पर अंतर्निर्भर तो होते हैं, लेकिन कुछ खास मकसद से होते हैं, और विशेषीकरण को इम्पोर्टेंट माना जाता है, चाहे वो बौद्धिक क्षेत्र में हो, चाहे वो सांस्कृतिक क्षेत्र में हो, भौतिक सुविधाओं के आधार पर हो। ये चीज़ हमको क्षेत्रीय आधार पर विशेषीकरण के रूप में दिखाई पड़ती है, जो कि ग्रामीण में नहीं दिखाई पड़ती है। इसके साथ साथ हम देखते हैं केंद्रीकरण, गतिशीलता, केंद्र में वृद्धि होती है। एक तरह से ये सारा दृष्टिकोण काफ़ी हद तक हमको शहरी समुदाय में दिखाई पड़ता है। इस प्रकार जब हम बात करते हैं रॉबर्ट ई पार्क की, जब बात करते हैं बर्गस की, उसमें काफ़ी हद तक जो दृष्टिकोण है, और मैकेंजी की, ये सारे दृष्टिकोणों को इन्होंने अपनी जो किताब दी द सिटी में प्रस्तुत करने का प्रयास किया। एक तरह से अर्बन कम्युनिटी एंड स्पेशल डायमेंशंस को हम इस आधार पर समझ सकते हैं। अब आगे नेक्स्ट चैप्टर पे बात करेंगे, नेक्स्ट टॉपिक्स पे बात करेंगे। आज इतना ही।